ओके, सो हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, स्टॉक वैल्यूएशन। तो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड में हम लोग ने कल कौन सा मेथड पढ़ा था? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जहाँ पे हम लोग पहले उस सामान को निकालते थे जो पहले आता था। दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं हम लोग उस सामान को पहले बेचते हैं जो ओल्ड होता है, ओल्ड स्टॉक को हम लोग पहले बेचते हैं और नए स्टॉक को बाद में। ओके, अब लीफो मैंने नहीं बताया बिकॉज लीफो इज़ नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया, यहाँ पे नहीं उसका यूज़ होता है, फीफो मेथड यूज़ होता है। लीफो में जस्ट उल्टा होता है, हम लोग न्यूएस्ट स्टॉक को पहले हम लोग निकालते हैं, पहले बेचते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी हम लोग को स्टडी करना है क्या, वेटेड एवरेज मैथड। वेटेड एवरेज मैथड में क्या होता है, हम लोग टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी करेंगे और यहाँ पे स्टॉक को हम सेपरेट नहीं रख पाएंगे बिकॉज स्टॉक क्या होगा, आपस में मिक्स हो जाएगी। तो चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट तो वैसे बनेगा जैसे पहले बन रहा था। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डेट, फिर 3 कॉलम हम लोग को लेना है, इसको मर्ज करना है। और पहला क्या होगा, रिसिप्ट, दूसरा क्या होगा, इशू, और तीसरा क्या होगा, बैलेंस। बैलेंस, रिसिप्ट सामान आया, इशू कितना गया, और बैलेंस कितना बचा। हम लोग किसका यूज़ करेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर का। थिक आउटसाइड बॉर्डर यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। रिसिप्ट में 3 कॉलम है, पहला कॉलम किस चीज़ का है, दूसरा कॉलम, तीसरा। क्लियर? हो गया। तो ये हम लोग का फॉर्मेट बन गया। अब सबसे ऊपर हम लोग हेडिंग डालेंगे। क्या बना रहे हैं हम लोग, स्टॉक का लेजर बना रहे हैं, स्टॉक लेजर अकाउंट। कौन से मेथड से, WAM। ठीक है। देखो, एक होता है सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करना कि कितना पैसा, कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बच रहा है ना। तो एक होता है स्टॉक मेंटेन करना, और एक होता है क्या, स्टॉक वैल्यूएशन, जिसमें हम रेट और अमाउंट का भी ख्याल रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, स्टॉक वैल्यूएशन, जिसमें हम लोग को रेट और अमाउंट का भी क्या करना है, ख्याल रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले डेट देख लेते हैं, 1 जून। तो 1 जून 24 देखते हैं। सबसे पहले गुड्स क्या होगी, आएगी। रिसिप्ट नहीं, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 500 क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 500। तो पहले से हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी है 500, और रेट कितना है, 10.25, ठीक है ना। ओ, हम्म। और अमाउंट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टोटल इतनी वैल्यू का स्टॉक हमारे पास आज के दिन है, 1 जून को है। और 1 जून को और तो कुछ हुआ नहीं है, तो हर दिन हमें इसे बैलेंसिंग करनी होती है। आज के दिन जो बैलेंस हमारे पास स्टॉक है वो ये है। तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सिंपल बॉर्डर से आप क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लोजिंग हो गई। फिर 2 तारीख को देखते हैं। 2 तारीख को फिर कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है, जी हाँ, 2 तारीख को फिर फ्लक्चुएशन हुआ है। फ्लक्चुएशन मतलब कुछ आया या गया है, ठीक है ना। तो 2 तारीख को हम लोगों ने परचेज किया है 200 यूनिट, 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो 200 यूनिट हमारे रिसिप्ट हुआ है 10 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। टोटल 2100 का प्रोडक्ट आया है। अब देखो यहाँ पे इशू में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, पहले से कितना स्टॉक था हमारे पास। पहले हम लोग क्या करते थे, इससे पहले हम लोग दोनों स्टॉक को अलग अलग रख रहे थे। इस बार हम दोनों स्टॉक को मिला देंगे। 500 पहले से था, प्लस इसमें ये क्वांटिटी आ गई। टोटल मिला के अब कितना हो गया, 700 क्वांटिटी हो गई। अब यहाँ पे
हमारे पास अमाउंट कितने का था, पहले से हमारे पास 5125 का सामान था, प्लस हो गया इसमें 2100 का और सामान आ गया। अब सॉल्व होता है, जब भी नया स्टॉक आएगा तो ध्यान रहे रेट भी नया निकलेगा। कैसे रेट नया निकलेगा, अब आपको करना है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ये आपकी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी ये है, डिवाइड करो तो देखो यहाँ पर रेट आ रहा है। अब आप सभी को पता है इस सारे कॉलम को, रेट वाले सारे कॉलम को आप किस में कर लिया करो, ठीक है ना, डेसिमल के 2 पोर्शन तक कर लिया करो। क्लियर। अब आज के दिन यहाँ पे हम लोग वेयर हाउस को क्लोज करेंगे। दैट मीन्स आज की क्लोजिंग में हमारे पास 700 क्वांटिटी थे। ठीक, क्लियर हो गया। अब अगले दिन जो देखो क्या होता है। अब जो फ्लक्चुएशन हुआ है 10 तारीख को, तो 10 तारीख को क्या हुआ है, 10 तारीख को इशू हुआ है कितनी क्वांटिटी, 150। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इशू कर दिया 150 क्वांटिटी। अब 150 क्वांटिटी जो निकला है वो कौन से कॉस्ट का निकला है, यही ना है 10.32, यही वाली कॉस्ट का निकला है। मल्टीप्लाई कर दो तो इतना का सामान निकल गया। बचा कितना, इस 700 में से माइनस हो गया कितना 150, बचा कितना, मल्टीप्लाई कर लो। सही है। तो स्टॉक इस समय हमारे पास क्या है, रिमेनिंग है, बच गया है 550 यूनिट। अब इसको फिर क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज। तो ये 10 तारीख की क्लोजिंग है, स्टॉक कितना रह गया, इतनी वैल्यू का स्टॉक है। ठीक है, हम लोग डेसिमल के 2 पोर्शन तक लेते हैं, कितने तक, 2 पोर्शन तक। अब देखते हैं यहाँ पे 10 तारीख के बाद फिर फ्लक्चुएशन हुआ है 14th को, तो 14 जून 2024 को फिर हमने क्या किया, इशू ही किया है कितना, 200 स्टॉक, सॉरी 250 है, 250 स्टॉक निकालें। वो किस रेट से निकलेगा, उसी यही रेट वाला सामान पड़ा हुआ है ना, तो इसी रेट से सामान निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। अब बैलेंस देखो स्टॉक कितना बचेगा, 550 में से माइनस हो गया 250, 300 स्टॉक है, रेट क्या है वही 10.32, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। भाई मेरे पास कितना सामान था, 550 क्वांटिटी था, इसमें से निकल गया 250 क्वांटिटी, तो रहे कितना जाएगा 300, बाकी रेट तो वही है, रेट में थोड़ी ना चेंजेस हो जाएगा। तो ये हमारी क्लोजिंग हो गई। अगला फ्लक्चुएशन देखिए कब हुआ है, 17 तारीख को, तो 17 जून 2024 को फिर परचेज कर रहे हैं हम लोग कितने का, 211 के रेट से, 200 परचेज कर रहे हैं 11 के रेट से, अमाउंट कितना हो जाएगा 2200, है ना। अब यहाँ पे जरा देखिए, तो 211 के रेट से 2200 का सामान है, स्टॉक है। अब अगर हम देखेंगे स्टॉक कितना था पहले से, अभी और स्टॉक आ गया, इसमें प्लस हो जाएगा स्टॉक, टोटल क्वांटिटी हो गई कितनी अब 500। अब टोटल कॉस्ट भी करिए, पहले से इतने कॉस्ट का सामान था, इसमें प्लस होगा अभी जो नया स्टॉक आया है, कितने का 2200 का, कॉस्ट बढ़ गई। अब यहाँ पे रेट, अब नया रेट निकलेगा टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, यही फार्मूला होता है वेटेड एवरेज मेथड का। तो देखो नया रेट निकला 10 रुपये 59 पैसा, इसको हम फ्रीज कर देते हैं ताकि ये स्क्रॉल होके ऊपर ना जाए। अब चलिए देखते हैं, इसको तो पहले क्लोज किया जाए। नेक्स्ट, अब 17 के बाद 20 तारीख को 20 जून 2024 को फिर फ्लक्चुएशन और हम इशू कर रहे हैं, कितना इशू कर रहे हैं 150 यूनिट, तो 150 यूनिट इशू कर रहे हो, रेट क्या है निकलेगा, यही ना है, इसी रेट का सामान निकल रहा है ना। अरे भाई जो हमारे पास स्टॉक होगा वही ना हम निकालेंगे, तो इसी रेट का स्टॉक है तो उसी रेट का स्टॉक निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई दिस। अब बताइए इस 500 में से बच कितना गया, माइनस हो जाएगा कितना 150, रेट तो वही है,
ठीक है, आज के दिन दुकान यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। अब कौन सा मैथ, अब देखिए 20th के बाद 25th को, 25 जून 24 क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं हम लोग 150 यूनिट, रेट है 11.50। तो 1725 का और सामान आया। अब बताइए पहले से कितना था, 350, इसमें प्लस हो जाएगा कितना, कॉस्ट पहले 3707 का सामान था, भी प्लस हो गया। अब नया रेट निकलेगा, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो जब जब नया स्टॉक आएगा तो आपको पता है रेट नया कैलकुलेट होगा, सही है कि नहीं सही है। और नया रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो वही है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। 25th के बाद 29th, 29th को फिर क्या हो रहा है, 120 यूनिट हम लोग इशू कर रहे हैं, 120 यूनिट। तो रेट कौन सा निकलेगा, यही है, ठीक है ना। 1303 रुपये का सामान निकल गया, बचेगा कितना, 500 में से माइनस हो जाएगा 120। अब बाकी रेट तो वही है, तो ये आज की क्लोजिंग में ये रहा 380 यूनिट। अब फिर क्या हुआ, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन हमने किया, तो पता क्या चला, 5 पीस नुकसान हो चुका है। नहीं समझे, जैसे कि फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन मैंने कल समझाया था। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन होता क्या है, सिंपल सी बात है, जो स्टॉक रियल में है अंदर, है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बुक से मैच करें, बुक में जितना दिख रहा है उतना ही स्टॉक में भी होना चाहिए। अब पता चल बुक में दिखा रहा है 15 पीस, अंदर जाके देख रहे हो 12 पीस, तो गलत है ना। या फिर बुक में दिखा रहा है क्या 12 पीस, अंदर जा रहे हो 15 पीस, तो ये भी गलत है। नहीं समझे, जितना आपके बुक में होना चाहिए वहां पे फिजिकली उतना ही स्टॉक आपके पास अवेलेबल भी होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। क्लियर है, तो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन हम लोग समझ गए ना, जितना स्टॉक क्या है रियल में आपके पास है, जाके फिजिकली काउंट करो 1 2 3 4 कितना है, और फिर इसको क्या करो, अपने बुक से मैच कराओ, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब क्या है कि हमने देखा कि फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, पता चला कि 5 पीस तो नुकसान हो चुका है, यानी 5 पीस अब है नहीं, 380 नहीं है, 5 पीस कम है, 375 है। तो हमें बुक को उसके बराबर करना है, बुक में भी उतना ही दिखना चाहिए जितना रियल में। अब बताओ उस 5 पीस का किया क्या जाएगा, जाहिर सी बात उस 5 पीस को तुम इशू करोगे 30 जून को। अब अगर तुम्हें क्वांटिटी घटानी है तो करोगे क्या, जाहिर सी बात है इशू ही करना पड़ेगा। कितना पीस, रेट तो वही है भाई, निकाल दो इसको, हट गया। अब इस स्टॉक में 380 में से माइनस होएगा 5 पीस, 375, रेट वही है, वैल्यू 4074, है ना, ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। समझ गए। तो कल जब हम लोग ने किया था फीफो मेथड, तो वहां पे स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ और आया था, ठीक है ना, वहां स्टॉक कितना आया था, किसी को ध्यान है, क्यों। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोल्ड में कर देता हूँ। यही हम लोग को कैलकुलेट करना था बेसिकली। तो ये रहा आपका, हम्म कल जब हम लोग ने सॉल्व किया था तो उसमें आंसर आया था 4187.5, ये आया था। और आज देखो कितना आ रहा है, 4074। फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल अगर आपने मेथड स्टॉक वैल्यूएशन का चेंज किया तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में फिगर में डिफरेंस आएगा। एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, हम्म क्या पूछा जाता है कि देखो आपको पता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जो बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीज दिखाते हो, एक तरफ क्या दिखाते हो, एक्सपेंस, एक तरफ क्या दिखाते हो, इनकम।
आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक हम किधर दिखाते हैं? इनकम साइड, है ना। खर्चे दिखाते हो, इनकम दिखाते हो। खर्चे और इनकम का असर होता है आपकी प्रॉफिट पे। किस पे असर पड़ता है? ठीक है ना। तो वहां आपसे कहा जाता है प्रॉफिट। खर्चे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। इनकम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगी। पक्का? खर्चों को, अब कहने का मतलब है आपको बिना इस एक्सपेंस और इनकम को टच किए आपको अपनी प्रॉफिट को क्या करना है? चेंज करना है। बढ़ाना है या घटाना है? बढ़ाना है या घटाना है। तो क्या करोगे? सिंपल सा तरीका है, अपने स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड को चेंज कर दो। जैसे स्टॉक के वैल्यूएशन के मेथड को चेंज करोगे, जैसे स्टॉक के वैल्यूएशन के मेथड को चेंज करोगे, वैसे ही क्या होगा? वैसे आपकी प्रॉफिट चेंज होगी। देखो ना, अभी मैंने क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक इधर दिखाते हो तुम, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो इनकम साइड। अगर मैंने, ये था कौन सा मेथड? फीफो। अगर मैं फीफो मेथड लगाता तो स्टॉक की वैल्यू अधिक आ रही थी, तो प्रॉफिट क्या हो जाता? बढ़ जाता। और वहीं स्टॉक की वैल्यू अगर हमने वेटेड एवरेज मेथड लगाया होता तो क्या होता है? स्टॉक की वैल्यू घट जाती। स्टॉक की वैल्यू घटती तो प्रॉफिट क्या हो जाती? कम हो जाती। प्रॉफिट क्या हो जाती? कम हो जाती। ओके। नाउ वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन देखिए क्या है। वो क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो इन्फ्लेशन चल रहा हो, क्या हो रहा हो? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझते हैं ना? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जब चीजों के दाम क्या होते हैं? बढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे अभी जितना भी स्टॉक हम लोग यहाँ पे ला रहे थे, तो देखो शुरुआत में सस्ता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? 10-50, 11-50 बढ़ता चला गया ना। दिस इज द सिनेरियो ऑफ इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन मतलब जस्ट उल्टा होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो व्हेन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज। जब हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाती है? बढ़ती है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन जस्ट उल्टा कर लेना, व्हेन द कॉस्ट ऑफ लिविंग डिक्रीज, उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, यानी कि हर दिन का खर्चा आपका बढ़ रहा है। अगर हर दिन खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन है ना। चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। और चीज़ों के दाम घट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? डिफ्लेशन हो जाता है। तो आपको बताओ, आप लोग को देखने को क्या मिलता है? चीज़ों के दाम घटते ज़्यादा हैं कि चीज़ों के दाम बढ़ते ज़्यादा हैं? इन्फ्लेशन ही होता है। क्या होता है? इन्फ्लेशन। ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन का सिनेरियो है, सिनेरियो किसका है? इन्फ्लेशन का है। और हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फीफो मेथड। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फीफो मेथड। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे दिखा रहा होगा? अपने हाईएस्ट वैल्यू पे या फिर लोवेस्ट वैल्यू पे? अगर इस समय जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा मेरे पास, वो अपने हाईएस्ट वैल्यू पे दिखाएगा कि क्लोजिंग, क्यों? सही है। जी हाँ, सही है। आपने सही बोला। किस वैल्यू पे दिखाएगा? क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आएगी वो हाईएस्ट वैल्यू पे आएगी। कैसे पता चला? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, फीफो में करते क्या हो? जो पहले वाला स्टॉक हो तो पहले बेच देते हो, तो पहले वाला स्टॉक तो सस्ता होगा, तो वो तो बिकता जा रहा है। जो इस समय स्टॉक पड़ा होगा, कौन सा स्टॉक होगा? जो नया वाला स्टॉक है। क्योंकि फीफो मेथड में आप करते क्या हो? आप पहले किस सामान को बेचते हो? ओल्डेस्ट स्टॉक को पहले बेचते हो, तो ओल्ड स्टॉक तो सस्ते दाम का होता है ना सर। और अभी जो नया स्टॉक आएगा होगा, वो पड़ा होगा मेरे पास, वो महंगा होगा। तो यानी कि इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस पे होगी? हाईएस्ट वैल्यू पे होगी। इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा ना, वो महंगा वाला है कि सस्ता वाला है? महंगा वाला पड़ा होगा। एकदम सही है। तो ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। और वहीं पे अगर हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन की जगह हम क्या शब्द पूछे? डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन की जगह हमने क्या शब्द यूज किया? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन समझते हैं ना? जब महंगाई की दर क्या होती है? घटती है। अब अगर फीफो मेथड अगर हम फॉलो करते हैं, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक अपनी किस वैल्यू पे होगी? हाईएस्ट पे कि लोएस्ट पे? लोएस्ट पे, क्योंकि ओल्ड स्टॉक महंगा था, वो हम पहले बेच रहे हैं। और अभी जो नया स्टॉक लाया वो सस्ता है, तो वो क्या होगा? मेरे पास इसमें लोएस्ट वैल्यू की स्टॉक होगी। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर आपको देना चाहिए क्या? लोवेस्ट। लोवेस्ट वैल्यू। समझ में आया ना सब लोग? ये पॉइंट भी ठीक।
इसी तरह से लीफो के बारे में भी कई लोग पूछ सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन चल रहा हो और हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी न्यूएस्ट स्टॉक हम बेच देते हैं। जो नया वाला स्टॉक हम फटाक से बेचते, पुराना स्टॉक पड़ा रह जाता, तो बताओ कौन सी वैल्यू पे होगी, लोवेस्ट वैल्यू पे होगी। क्यों? अगर हम लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं इन्फ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन के केस में अगर लीफो मेथड फॉलो करते हैं, है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस में आएगी, लोवेस्ट पे आएगी। क्यों? क्योंकि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हम रिसेंटली खरीदते हैं उसको पहले बेच देते हैं। तो रिसेंटली जो खरीदे हो न्यू स्टॉक को पहले बेच दे रहे हैं, महंगा वाला स्टॉक पहले बेच दे रहे, तो पुराना वाला स्टॉक पर पड़ा रहेगा, और पुराना वाला स्टॉक सस्ते में है, तो सस्ता स्टॉक इसमें क्लोजिंग स्टॉक आपकी लोवेस्ट वैल्यू पे आएगी। इसी तरह से जैसे इसमें अपोजिट हो जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो ये भी इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें दिमाग से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, है ना। क्लियर? चलिए अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। ये वाला क्वेश्चन हमने जो दोनों मेथड हम लोग यूज किए, हम लोग फीफो मेथड भी लगाए। हम लोगों ने पिछली क्लास में फीफो मेथड लगाया था, आज की क्लास में हमने वेटेड एवरेज मेथड लगा दिया। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाई ICAI, देखो जो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बनाता कौन है, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो ये बेसिकली बनाता है क्या, अकाउंटिंग के लॉ, अकाउंटिंग के नियम कानून जो भारत में फॉलो होंगे। वो इसलिए नियम कानून बनाते, देखो मेथड बहुत सारे हैं, मैंने अभी बताया ना, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट, डिप्रिसिएशन पढ़े थे, डिप्रिसिएशन के कई मेथड है। अभी स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हो, उसके भी लीफो, फीफो, हीफो, मीफो, है ना, बहुत सारे मेथड है। बट कौन सा मेथड इन इंडिया वी नीड टू फॉलो, ये कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताता है कि आपको इंडिया में कौन सा मेथड फॉलो करना है, ताकि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही रूल से अकाउंटिंग हो, अलग अलग मेथड फॉलो ना हो। आप ही की फैक्ट्री तेलंगाना में, आप ही की फैक्ट्री यूपी में, आपकी ही फैक्ट्री जम्मू एंड कश्मीर में, तो जाहिर सी बात है हर जगह मेथड क्या होना चाहिए, एक मेथड, हर जगह अलग अलग नहीं करें, ताकि सभी की अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी हो। क्या हो, यूनिफॉर्मिटी। स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे ना, क्यों, कोई अमीर है कोई गरीब है उससे कोई मतलब नहीं, सबको एक ही ड्रेस पहनना है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, सबकी यूनिफॉर्मिटी होनी। वैसे ही सबको एक जैसा दिखना है, वैसे यहाँ पर भी पूरे इंडिया में अकाउंटिंग कैसी हो, एक जैसी हो। क्लियर? इसीलिए ये नियम बनाते हैं। अब उसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग का लॉ जो होता है, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अदर देन दोज डेल्ट विद द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मैथड शुड बी असाइंड बाई यूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज मैथड। तो इसको किया गया है कि आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड अगर आप यूज करते तो करो, नहीं तो फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड ही इंडिया में क्या होगा, फॉलो किया जाएगा। द मेथड यूज्ड should reflect the fairest possible approximate the cost incurred in bringing an item inventory to their present location and condition। इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि कोशिश यही करनी है कि आपको अपने स्टॉक की सबसे फेयरेस्ट वैल्यू दिखानी है। कौन सी वैल्यू, फेयरेस्ट वैल्यू, सही वैल्यू, है ना। अब उसके लिए जो मेथड आपको सही लगता है उस मेथड को आप फॉलो करो। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में देखो यहाँ पे दे रखा है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कई बार क्या होता है, स्टॉक की आपको दो प्राइस देखने को मिलेगी। दो प्राइस मतलब कौन सी, एक कॉस्ट कितने में खरीद के लाए, और एक होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर मार्केट में बेचेंगे तो इतना मिलेगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसमें क्या होता है उस केस में हम करेंगे क्या, हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, तो देखो यहाँ पे दे रखा है। वैसे तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पहले आपको समझाया है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब होता है मार्केट में कितने में बिकेगा, सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित कितने में बिक जाएगा, और माइनस उसको बेचने में कुछ खर्चे भी तो आएंगे। मान लो सेल्समैन को कुछ खर्चा देना पड़ेगा, है ना, सेल्समैन को कमीशन वमीशन देना पड़ेगा, तो वो सब जो खर्चे आएंगे उसको भी माइनस कर लेना। जैसे मान लो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट मुझे 10,000 में बिक जाएगा, लेकिन एक सेल्समैन का भी 500 रुपये देना पड़ जाएगा, तो मेरा 9,500 तो आएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। गणेशा लिमिटेड हैज एन आइटम ऑफ स्टॉक विच हैड कॉस्ट इट, कितना है, 50,000। कितने कॉस्ट का सामान है, 50,000। इट कैन बी सोल्ड फॉर द फॉलोइंग। सेल प्रोसीड, सेल कितने में हुआ है, देखो जो स्टॉक उनके पास था उसकी कॉस्ट कितनी थी, खरीद के लाए थे 50,000 में,
लेकिन मार्केट उसका डाउन हो गया तो उसका प्राइस कितना मिल रहा है, 48,000, 48,000। और आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट भी देना पड़ जाएगा 400 रुपये, फिर सेल्समैन को कमीशन देना पड़ेगा करीबन 3,000 रुपये, तब जाके तो सामान 48,000 में बिकेगा। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री देखो, कॉस्ट कितनी थी 50,000, नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 48 में से पहले 4,000 घटाओ, 4,000 है डिस्काउंट, सॉरी 400 में बोल दिया था, 4,000 डिस्काउंट देना पड़ जाएगा, 3,000 रुपये कमीशन देना पड़ जाएगा, तो मेरे हाथ में कितना आएगा, तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 41,000। अब अगर इन दोनों में कंपेयर करो, कॉस्ट में और नेट रिलाइजेबल वैल्यू में, जो दोनों में से कम हो, कौन कम है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू कम है, तो अपने स्टॉक को किस प्राइस पे दिखाएंगे, जो दोनों में से कम होगा। ये शायद हमने जब अकाउंटिंग का कंसेप्ट पढ़ाया था आपको, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, तो उस टाइम पे मैं पढ़ाया था कि अगर कभी क्लोजिंग स्टॉक की दो प्राइस देखने को मिले और आपको कौन सी प्राइस में दिखाना है, तो आपको दिखाना होता है क्या, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो। हाँ, क्योंकि देखो सामान बिका नहीं है लेकिन बिकेगा तो इतना मिलेगा। भविष्य में होने वाले लॉस को हम आज दिखा सकते हैं, बट भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को आज दिखा नहीं सकते, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कहा गया है। तो लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू दोनों में से कौन कम था 41,000, तो अपने स्टॉक को किस प्राइस पे दिखाओगे 41,000 पे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, ओके।